नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम क्लिनिकल ट्रायल्स की दुनिया के उस हिस्से में गोता लगाने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे काम करता है लेकिन सबसे अहम है। हम बात करेंगे उन नियमों की जो ये पक्का करते हैं कि हम तक पहुंचने वाली हर नई दवा, हर नया इलाज न सिर्फ असरदार हो बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ICH GCP E6R3 और क्वालिटी सिस्टम्स की। चलिए इस दुनिया की परतों को खोलते हैं। कभी सोचा है जब कोई नई दवा या थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल से गुजरते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इसमें शामिल लोगों के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो नतीजे हमें बताए जा रहे हैं वो सच है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, ICH GCP जैसे मजबूत मानकों में। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम GCP की जड़ों से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि ये नियम बने ही क्यों। फिर हम इसके दिल में उतरेंगे, यानी इसके मूल सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसने पूरी दुनिया पर असर डाला है। और आखिर में हम भविष्य की ओर झांकेंगे कि आगे क्या चुनौतियां और मौके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं GCP की उत्पत्ति और इसके विकास की। देखिए, किसी भी नियम को सही से समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों थी। देखिए, GCP की कहानी कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास के कुछ बहुत ही गंभीर पन्नों से जुड़ी हैं। 1947 का न्यूरमबर्ग कोड और 1964 का हेलसिंकी डिक्लेरेशन, ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज थे जिन्होंने पहली बार इंसानों पर होने वाले किसी भी रिसर्च के लिए एक नैतिक लक्ष्मण रेखा खींची। इसी नींव पर 1996 में ICH GCP E6 का पहला वर्जन यानी R1 बना। फिर 2016 में R2 आया, जिसने बदलते वक्त, टेक्नोलॉजी और रिस्क बेस्ड सोच को अपनाया। और अब हम R3 के दौर में हैं, जो हमें पूरी तरह से डिजिटल युग और क्वालिटी बाय डिजाइन के लिए तैयार कर रहा है। जरा 1990 के दशक से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए। यूरोप अपने नियम चला रहा था, जापान के अपने कायदे थे और अमेरिका की अपनी अलग कहानी थी। नतीजा, एक दवा कंपनी को एक ही दवा के लिए इन तीनों जगहों पर बार बार अलग अलग ट्रायल करने पड़ते थे। इसमें न सिर्फ बेहिसाब पैसा और वक्त बर्बाद होता था, बल्कि ये नैतिक रूप से भी गलत था। इसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए ICH का गठन हुआ। लक्ष्य एक ही था, एक नियम, एक मानक, जिसे पूरी दुनिया माने। तो फर्क क्या पड़ा? ICGCP से पहले क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया अलग अलग नियमों के एक जंगल जैसी थी, जहां हर कोई खो जाता था। ट्रायल्स बार बार दोहराए जाते थे और नई दवाएं मरीजों तक पहुंचने में सालों लग जाते थे। GCP के बाद ये जंगल एक साफ सुथरे ग्लोबल हाईवे में बदल गया, जहां डेटा आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकता है, जिससे दवा का विकास तेज, सस्ता और कहीं ज्यादा असरदार हो गया। GCP का ये विकास अपने आप में एक कहानी है। R1 ने तो बस नींव रखी थी, समझ लीजिए ये वर्जन 1.0 था। फिर लगभग 20 साल बाद R2 आया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और रिस्क बेस्ड अप्रोच को अपनाकर इसे आज के ज़माने के लायक बनाया। और अब R3 भविष्य की तैयारी है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्वालिटी बाय डिज़ाइन जैसी बिल्कुल नई और क्रांतिकारी सोच को रिसर्च का हिस्सा बना रहा है। तो R3 में ऐसा क्या खास है? देखिए, डेटा गवर्नेंस और नए सिस्टम्स पर तो फोकस है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इसका मतलब समझिए, हम ट्रायल के अंत में गलतियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम शुरू से ही ट्रायल को इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि गलतियां होने की गुंजाइश ही कम से कम हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे आग लगने का इंतजार करने के बजाय शुरू से ही फायर प्रूफ बिल्डिंग बनाना। चलिए, अब GCP के दिल में झांकते हैं। ये 5 मूल सिद्धांत वो स्तंभ हैं जिन पर किसी भी भरोसेमंद क्लिनिकल रिसर्च की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर हो तो पूरी इमारत ढह सकती है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, बिना किसी लाग लपेट के, इंसान सबसे पहले। GCP का सार यही है। रिसर्च का लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विज्ञान को कितनी भी बड़ी कामयाबी क्यों ना हासिल करनी हो, लेकिन ट्रायल में हिस्सा ले रहे इंसान की सुरक्षा, उसके अधिकार और उसका भला हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसे लागू करने के ठोस तरीके हैं। सबसे पहला है सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सिर्फ एक फॉर्म पर दस्तखत करवाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हर प्रतिभागी को ट्रायल के बारे में सब कुछ पता हो, फायदे, नुकसान, प्रक्रिया,
ताकि वो अपना फैसला खुद ले सके। इसके अलावा ट्रायल के दौरान उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जाती है और किसी भी अनहोनी की स्थिति में मुआवजे का भी पूरा प्रावधान होता है। दूसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक और नैतिक आचरण। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ट्रायल को सिर्फ नैतिक होना काफी नहीं है, उसे वैज्ञानिक रूप से भी मजबूत होना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका विज्ञान ही कमजोर है, अगर ट्रायल का डिजाइन ही गलत है, तो आप लोगों को बेवजह जोखिम में डाल रहे हैं और उससे मिलने वाले नतीजों का भी कोई मतलब नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए रिसर्चर्स को एक तय प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होता है। और सबसे अहम बात, हर ट्रायल को शुरू होने से पहले एक इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी यानी एक स्वतंत्र नैतिकता समिति से गुजरना पड़ता है। ये समिति एक गेट कीपर की तरह काम करती है, जो ये पक्का करती है कि ट्रायल विज्ञान और नैतिकता दोनों की कसौटी पर खरा उतरे। तीसरा सिद्धांत है क्वालिटी अश्योरेंस और कंट्रोल। ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, बल्कि क्लास में रोज होने वाले टेस्ट जैसा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि ट्रायल ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा प्लान किया गया था और हर नियम का पालन हो रहा है। ये गलतियों को होने के बाद पकड़ने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें होने से रोकने के बारे में है। और इसे करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है जिसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें रेगुलर ऑडिट होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं और सबसे ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन। क्लिनिकल रिसर्च में एक सुनहरा नियम है, जो लिखा नहीं गया वो हुआ ही नहीं। हर छोटी बड़ी चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ता है। साथ ही टीम के हर सदस्य को सही ट्रेनिंग देना भी इसी का हिस्सा है। चौथा सिद्धांत है डेटा की अखंडता। एक क्लिनिकल ट्रायल का सारा निचोड़, उसका आखिरी प्रोडक्ट, वो है डेटा। अगर आपका डेटा ही भरोसे के लायक नहीं है, तो पूरा ट्रायल, सारी मेहनत, सारा पैसा सब बेकार है। इसलिए ये पक्का करना बेहद ज़रूरी है कि जो भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो सटीक हो, पूरा हो और बाद में उसकी जांच भी की जा सके। डेटा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए हम ALCOA नाम के एक सिद्धांत का पालन करते हैं। ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर है बहुत सीधा। A यानी एट्रीब्यूटेबल, डेटा किसने रिकॉर्ड किया। L यानी लेजिबल, क्या वो पढ़ने लायक है। C माने कंटेम्परेनियस, क्या उसे सही समय पर रिकॉर्ड किया गया। O म्हणजे ओरिजिनल, क्या ये असली स्रोत से है। और A म्हणजे एक्यूरेट, क्या वो बिल्कुल सही है। इन सब को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और ऑडिट ट्रेल्स होते हैं। और पांचवां और आखिरी स्तंभ है पारदर्शिता और जवाबदेही। ये सिद्धांत है भरोसे की नींव रखने का। क्लिनिकल ट्रायल कोई बंद दरवाजे के पीछे होने वाला काम नहीं होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया खुली होनी चाहिए और इसमें शामिल हर इंसान की भूमिका और जिम्मेदारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जब चीजें पारदर्शी होती हैं तो जनता का भरोसा अपने आप बढ़ता है। तो ये पारदर्शिता आती कैसे है? ट्रायल्स को पब्लिक रजिस्ट्री पर रजिस्टर करके, ताकि कोई भी देख सके कि कौन सा ट्रायल चल रहा है। नतीजों को सबके सामने रखकर, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, और टीम में हर किसी की जिम्मेदारी तय करके। इससे हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह होता है। अब इन सिद्धांतों से आगे बढ़कर देखते हैं कि जब पूरी दुनिया रिसर्च के लिए एक ही भाषा में बात करती है, एक ही नियम पुस्तिका का पालन करती है, तो क्या कमाल होता है। ICGCP की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये सिर्फ यूरोप, जापान और अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। आज ये रिसर्च की एक ग्लोबल भाषा बन चुका है, जिसे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अनगिनत देशों ने अपनाया है। ये दुनिया भर में क्लिनिकल रिसर्च की क्वालिटी को एक समान स्तर पर ले आया है। और जब पूरी दुनिया एक ही मानक अपनाती है, तो इसके 4 बड़े फायदे होते हैं। नियमों में एकरूपता आती है, ट्रायल की क्वालिटी बेहतर होती है, काम करने की रफ्तार बढ़ती है और अलग अलग देशों की रेगुलेटरी एजेंसियों के बीच सहयोग आसान हो जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है दोहराव का खत्म होना। सोचिए, अगर हर देश में अलग अलग तरह के चार्जर होते तो कितना मुश्किल होता। GCP ने रिसर्च की दुनिया में एक यूनिवर्सल चार्जर जैसा काम किया है। अब एक देश में किया गया ट्रायल दूसरे देश में भी माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कम लागत, कम समय और जीवन बचाने वाली दवाएं मरीजों तक बहुत तेजी से पहुंचती हैं। दूसरा फायदा है क्वालिटी का बेहतर होना।
जीसीपी क्वालिटी के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट करता है। जब हर देश इसी मानक को फॉलो करता है तो हमें न केवल ज्यादा भरोसेमंद डेटा मिलता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले हर इंसान को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुरक्षा का एक समान और उच्च स्तर मिले। तीसरा लाभ है एफिशिएंसी, यानी काम करने की रफ्तार और कुशलता का बढ़ना। जीसीपी से पहले एक ही काम को बार बार करने में बेशकीमती संसाधन बर्बाद होते थे। अब क्योंकि एक ही ट्रायल का डेटा कई जगह इस्तेमाल हो सकता है, हम समय, पैसा और सबसे जरूरी इंसानी मेहनत की भारी बचत कर पा रहे हैं। और चौथा फायदा है रेगुलेटरी सहयोग। जब अमेरिका की FDA, यूरोप की EMA और भारत की CDSCO जैसी एजेंसियां एक ही नियम पुस्तिका से काम कर रही हों, तो जाहिर है कि वे एक दूसरे पर ज्यादा भरोसा करती हैं। वे जानकारी साझा कर सकती हैं, जिससे दवा की समीक्षा प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और जरूरी दवाएं मरीजों तक जल्दी पहुंचती हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा है ना? खैर, पूरी तरह से नहीं। जीसीपी ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया रॉकेट की रफ्तार से बदल रही है और जीसीपी को भी इस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। आज जीसीपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, टेक्नोलॉजी के साथ दौड़ लगाना। दूसरी, दुनिया भर के अलग अलग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए एक ही नियम को फिट करना। तीसरी, नियमों की सख्ती और नए इनोवेशन के लिए जरूरी लचीलेपन के बीच एक सही संतुलन बनाना। और चौथी, पारदर्शिता को और बढ़ाकर जनता का भरोसा जीतना। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? इसमें 4 बड़े मोड हैं। पहला, ट्रायल्स को और ज्यादा मरीज केंद्रित बनाना। दूसरा, सिर्फ ट्रायल के डेटा पर नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड डेटा पर भी ध्यान देना। तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपनाना। और चौथा, रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी बाय डिजाइन को और मजबूत करना। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। रोगी केंद्रिता का मतलब है कि अब ट्रायल मरीज के इर्द गिर्द घूमेगा, ना कि मरीज ट्रायल के। रियल वर्ल्ड एविडेंस मतलब लैब से निकलकर असल दुनिया में झांकने का वक्त है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से देखना कि दवाएं असल में कैसे काम करती हैं। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब आपकी स्मार्ट वॉच भी अब एक रिसर्च टूल है। और क्वालिटी बाय डिजाइन का मतलब है प्रॉब्लम होने का इंतजार मत करो, उसे पैदा ही मत होने दो। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है। जीसीपी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक जिंदा दस्तावेज है जिसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ लगातार विकसित होना होगा ताकि ये हमेशा प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी बातचीत को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि जीसीपी का जन्म इतिहास की नैतिक जरूरतों से हुआ और आज ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। हमने इसके 5 मजबूत स्तंभों को समझा: इंसानों की सुरक्षा, वैज्ञानिक आचरण, क्वालिटी, डेटा की सच्चाई और पारदर्शिता। हमने ये भी जाना कि कैसे इसके दुनिया भर में फैलने से ट्रायल्स बेहतर और तेज हुए हैं। और आखिर में हमने देखा कि इसका भविष्य टेक्नोलॉजी और मरीज केंद्रित सोच को अपनाने में है। इस पूरे विश्लेषण को पूरा करने के बाद अब आप उस नींव को गहराई से समझते हैं जिस पर आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च की पूरी इमारत टिकी है। ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की बुनियाद है जो हम मेडिकल साइंस में रखते हैं। फार्मा रिसर्च के साथ सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये सत्र आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हम आपके सीखने के इस सफर में हमेशा आपके साथ हैं।